संसद और प्रेसिडेंट और पीएम से रिलेटेड प्रीलिम्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर होता है। आर्टिकल नंबर 79 में कहा गया है। संसद में किसी विधि का निर्माण दोनों सदनों द्वारा होता है, इसलिए यदि सामान्य विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया हो और राज्यसभा ऐसे विधेयक से असहमत हो या लोकसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक पर 6 माह की अवधि तक राज्यसभा कोई कार्यवाही न करे या राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से लोकसभा असहमत हो तो इसे दोनों सदनों के मध्य गतिरोध माना जाता है। गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। आर्टिकल नंबर 108 में बताया गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति करता है। संयुक्त बैठक में प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। आर्टिकल नंबर 110 के अनुसार धन विधेयक के अंतर्गत निम्न विषय सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे किसी कर का लगाना, हटाना, परिवर्तन एवं नियंत्रण करना, सरकार द्वारा धन उधार लेना, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसे कोष में धन का डालना या निकालना, किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना, भारत की संचित निधि या लोक लेखा से धन प्राप्त करना या उसकी रक्षा करना अथवा संघ राज्य के लोक लेखे की संपरीक्षा करना। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। धन विधेयक को राज्यसभा को 14 दिन के भीतर स्वीकृति देनी होती है। यदि राज्यसभा ने 14 दिन के भीतर स्वीकृति नहीं दी तो भी विधेयक को राज्यसभा द्वारा स्वीकृत माना जाएगा। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को मंजूरी देना आवश्यक होता है। संविधान संशोधन विधेयक का प्रावधान आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ विधेयकों में संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देना राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होता है, अतः राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को न तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और न ही अनुमति देने से मना कर सकते हैं, अर्थात वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 87 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति नई लोकसभा के पहले सत्र और वर्ष के पहले सत्र में संसद को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इस प्रस्ताव पर सामान्यतः 3 से 4 दिन तक की चर्चा होती है। 15वीं लोकसभा में पहली बार ऐसा हुआ जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग करने लगा। पहली बार 1979 में चरण सिंह सरकार को राष्ट्रपति ने विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दिया, परंतु चरण सिंह ने विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र दे दिया। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है और इसका उल्लेख लोकसभा के नियम 198 में पाया जाता है। यदि लोकसभा के 50 सदस्य खड़े होकर मांग करें तो अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। इसका कारण बताने की जरूरत नहीं होती है। पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू सरकार के विरुद्ध वर्ष 1963 में लाया गया था। संसद के सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। 2 सत्रों के बैठकों के बीच समय अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है, जिसमें से 530 राज्यों एवं 20 संघ शासित क्षेत्रों के से होते हैं। लोकसभा की वास्तविक सदस्य संख्या 543 होती है, जिसमें 530 राज्यों से और 13 संघ शासित क्षेत्रों से होते हैं। लोकसभा क्षेत्रों के आकार का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है और प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। आर्टिकल नंबर 82 में बताया गया है। वर्ष 2002 में लोकसभा सीटों को समायोजित करने के लिए कुलदीप सिंह आयोग की स्थापना हुई, जिन्होंने लोकसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई, लेकिन विभिन्न लोकसभा के सीटों की आकार में समायोजन किया गया। इस समायोजन का लाभ अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को प्राप्त हुआ, क्योंकि उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या लोकसभा में बढ़ गई। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा सीटों की संख्या यथावत रखने का प्रावधान किया गया।
87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भी यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा क्षेत्रों की पुनर्संरचना 2001 की जनगणना के आधार पर होगी। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल लोकसभा के पास है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 को समाप्त करने की शक्ति केवल लोकसभा के पास है। लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चयन की तारीख तय करता है। लोकसभा का विघटन होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, बल्कि वह नई लोकसभा में सभा की बैठक से पहले तक पद पर रहता है, क्योंकि वह लोकसभा सचिवालय का भी प्रधान होता है। जब दोनों सदनों का गतिरोध के मुद्दे पर आर्टिकल 108 के अनुसार लोकसभा व राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है तथा यदि वह किसी संसदीय समिति के सदस्य है तो उस समिति का पदेन सभापति भी होता है। गणपूर्ति यानी कोरम का आशय है सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। जब नई लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तब राष्ट्रपति निर्वाचित सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें से 238 राज्यों के प्रतिनिधि तथा 12 मनोनीत सदस्य जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा से जुड़े होते हैं। राज्यसभा की वास्तविक संख्या 245 है, जिसमें 229 राज्यों के प्रतिनिधि, 4 संघ शासित क्षेत्र तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं होता। दिल्ली एवं पांडुचेरी ये 2 ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जिसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के अनुसार भारत की समसूची कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है तथा 3 सेनाओं का प्रधान भी राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं होगा और न ही अवैध होगा। राष्ट्रपति चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में क्रमशः राज्यसभा व लोकसभा के महासचिव नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के विवाद के निर्णय की कार्रवाई उच्चतम न्यायालय में होती है। राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी दलीय आधार पर नहीं होता है और इसमें चुनाव चिन्ह भी वितरित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी द्वारा व्हिप का प्रयोग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल प्रणाली लागू नहीं होती। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। वीवी गिरी वर्ष 1969 निर्दलीय उम्मीदवार थे जो द्वितीय चरण की मतगणना में विजयी हुए और उन्होंने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया। राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के प्रावधान के अनुसार शपथ लेते हैं तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति जिस तिथि से अपना पद ग्रहण करते हैं उस तिथि से 5 वर्षों तक उनका कार्यकाल होगा। आर्टिकल 56 में कहा गया है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं। आर्टिकल नंबर 57 में बताया गया है राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन के आरोप में उनके विरोध में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 61 में बताया गया है महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य पदाधिकारियों जैसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि के लिए हटाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव में मनोनीत सदस्य भी मतदान कर सकते हैं। भारत में अभी भी किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 64 में बताया गया है प्रधानमंत्री के साथ ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से होगी। आर्टिकल 75 का सब क्लाज 1 में बताया गया है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। आर्टिकल 75 के सब क्लास 2 में बताया गया है
राष्ट्रपति मंत्रियों को तीसरी अनुसूची के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 75 के सब क्लास 4 में बताया गया है। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यदि संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो तो राष्ट्रपति विधि निर्माण के लिए अध्यादेश जारी करते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3 में बताया गया है, यानी 123। राष्ट्रपति कुछ विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति प्रदान करते हैं। ऐसे विधेयक निम्न हैं, जैसे किसी राज्य की निर्माण या किसी राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तन के लिए विधेयक, आर्टिकल 3, और ऐसे विधेयक जो धन विधेयक हैं, आर्टिकल 117 का सब क्लास 1 में बताया गया है। ऐसे विधेयक जिनसे भारत की संचित निधि में खर्च करने का प्रावधान है, आर्टिकल 117 के सब क्लास 3 में बताया गया है। वे विधेयक जो उन करों के बारे में हैं जिनमें राज्यों का हित हो, या उन सिद्धांतों के बारे में है जिनसे राज्यों को धन वितरित किया जाता है, या जो कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तित करते हैं, आर्टिकल 274 के सब क्लास 1 में कहा गया है। राज्यों को ऐसे विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हैं, आर्टिकल नंबर 304 में कहा गया है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य, आर्टिकल नंबर 331, तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, परंतु जनवरी 2020 से 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयकों को अनुमति प्रदान करते हैं। किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने एवं 6 सप्ताह होती है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। संविधान में वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसका प्रयोग व्यवहारिक रूप में होता है। भारत में निरपेक्ष वीटो का प्रयोग केवल एक बार ही किया गया है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू विधेयक पर किया था। पॉकेट वीटो वर्ष 1987 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा डाक विधेयक पर प्रयोग किया गया, जो किसी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा पॉकेट वीटो का पहला प्रयोग था। निलंबनकारी वीटो के प्रयोग के उदाहरण निम्न हैं, जैसे वर्ष 2006 में सांसदों के लाभ के पद संबंधी विधेयक राष्ट्रपति कलाम द्वारा पुनर्विचार के लिए सरकार के पास भेज दिया गया। इसी विधेयक को दोबारा भेजे जाने पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने संघ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अनुशंसा को संघ सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेजा था। राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति संविधान में वर्णित तीनों प्रकार के आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता आर्टिकल 356 तथा वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 लगाने की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उन्हें हटाने की शक्ति भी रखता है। वह विधि के किसी मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति संघ सूची या संघ शासन से संबंधित सभी विषयों पर क्षमा दे सकते हैं। कोर्ट मार्शल अपराधी को भी क्षमादान दे सकते हैं। मृत्युदंड से पूर्ण क्षमादान की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति का विदेशों में भारत के मुख्य संवैधानिक प्रधान के रूप में महत्व होता है। राष्ट्रपति सभी विदेशी राजदूतों से प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। राष्ट्रपति विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति युद्ध व शांति की घोषणा करता है। राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल नंबर 74 के सब क्लास 1 में कहा गया है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर सकता है, परंतु मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के बाद दोबारा प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो उसे अनुमति देनी होगी। आर्टिकल नंबर 74 के सब क्लास 2 में कहा गया है। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 से यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संप्रेषित करे। आर्टिकल नंबर 78 के सब क्लास 1 में कहा गया है। संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान करे जिसकी राष्ट्रपति मांग करे।
आर्टिकल 78 के सब क्लास 2 में कहा गया है। यदि किसी मुद्दे पर एक मंत्री ने विचार न किया हो तो राष्ट्रपति ऐसे मुद्दों को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकते हैं। यह आर्टिकल नंबर 73 के सब क्लास 3 में कहा गया है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली का निर्माण किया है जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान तथा प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। आर्टिकल नंबर 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा कराया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य सभा और लोकसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी मतदान करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करते। राज्य विधानमंडलों के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडलों के सदस्य मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होते हैं। आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति दोबारा भी चुना जा सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं। आर्टिकल नंबर 69 में कहा गया है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्री किसी भी सदन के लिए जा सकते हैं तथा मंत्री के रूप में वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान केवल उसी सदन में करेंगे जिसके वे सदस्य होंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वे राज्यसभा की सदस्य थी। इंद्र कुमार गुजराल भी प्रधानमंत्री पद धारण के समय राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि देवगौड़ा और नरसिम्हा राव बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने तथा बाद में देवगौड़ा ने राज्यसभा की सदस्यता ली तथा नरसिम्हा राव ने लोकसभा का चुनाव जीता। निम्न 6 लोग मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा, एचडी देवगौड़ा एवं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने राज्यों में मुख्यमंत्री बने रहने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु व्यवहारिक राजनीति में उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। उप प्रधानमंत्री चुना जाने वाला व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के समान होता है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द एवं मंत्री शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि कैबिनेट शब्द का प्रयोग 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया है। 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 से यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। दिल्ली में मंत्रिपरिषद की कुल संख्या दिल्ली विधानसभा की कुल सदस्यों के 10% से अधिक नहीं होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 15% से ज्यादा नहीं होगी। तीसरी अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं।